देखिए हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये जो हम लोग ने पढ़ा था ये सब एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर आल्सो नोन एज अरीन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं? दीज हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज अरीन्स और सिंस मोस्ट ऑफ देम पॉजेस प्लीजेंट ऑडर, बहुत सारे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका बहुत प्लीजेंट स्मेल होता है, अरोमा जिसे हम लोग कहते हैं, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको एक स्पेशल रिंग मिलेगी नोन एज बेंजीन रिंग, लेकिन बिना बेंजीन रिंग के भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो बेंजीन रिंग कोई कंपलसरी नहीं है। बट हम लोग जनरली हमारे सिलेबस में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उनमें कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग आपको मिलेगी। बेंजीन रिंग एक स्पेशल रिंग है विच इज हाईली अनसैचुरेटेड। इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन है, लेकिन एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इस बेंजीन रिंग में कि इतना ज्यादा अनसैचुरेटेड होते हुए भी बेंजीन रिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करता है, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एल्कीन्स और एल्काइंस का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो एडिशन है। ये अनसैचुरेटेड है और एल्कीन एल्काइन से कहीं ज्यादा अनसैचुरेशन है इसके अंदर बेंजीन रिंग के अंदर, लेकिन इसके बाद भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह बिहेव करता है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल है हमारे पास जिनके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, मोर देन वन भी हो सकते हैं, लेकिन विदाउट बेंजीन रिंग वाले भी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। अब जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग होगा उसको कहते हैं बेंजीनॉइड्स, और जिस एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं होगा, विदाउट बेंजीन रिंग अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसको कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स। लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो बेंजीनॉइड्स है। बेसिकली हम उन एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिनमें बेंजीन रिंग की प्रेजेंस हो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, स्पेशली बेंजीनॉइड्स के जिसमें बेंजीन रिंग है। बेंजीन है, टोलुइन है, बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल बेंजीन which is also known as toluene, naphthalene, 2 benzene rings हैं इसमें, biphenyl. These are some common examples of arenes or aromatic hydrocarbons having benzene ring. तो हमें यहाँ पर अब हम इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी मेनली हम फोकस करेंगे बेंजीन को, बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेंजीन की प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स है तो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी बेंजीन रिंग या उसके डेरिवेटिव्स जो बेंजीन रिंग से डिराइव्ड हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब बेंजीन की जहां तक बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक चीज ध्यान रखिएगा, C6H6 में 6 कार्बन एटम्स है। अगर हम एल्केन के फॉर्मूले में फिट करें इसे, एल्केन का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, है ना? उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर 6 कार्बन एटम्स कहीं पर हैं, n = 6 है, तो हाइड्रोजन होने चाहिए थे 2n+2 यानी 2 × 6 + 2 मतलब 14। 6 कार्बन एटम्स के साथ अगर कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन फैमिली का कोई मेंबर है तो उसमें 14 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? ओनली 6। अब देखो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन होने चाहिए, यहाँ पर उन्हीं 6 कार्बन एटम्स के साथ केवल 6 हाइड्रोजन एटम्स है, तो हाईली अनसैचुरेटेड है ये। क्लियर? सेकंड पॉइंट, ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स इन बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट, मतलब ये जो 6 हाइड्रोजन एटम्स आप बेंजीन रिंग के अंदर देख रहे हैं, ये 6 हाइड्रोजन एटम्स इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं, मतलब इनमें से हम किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें
तो वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, बेंजीन के अंदर 6 के 6 हाइड्रोजन एटम्स सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनमें से किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। क्लियर? हाँ। यानी लेकिन अगर हम बेंजीन के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करें, ध्यान रखिएगा, बेंजीन के अंदर अगर हम केवल एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करें तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, और बेंजीन का केवल एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि बेंजीन के अंदर 6 की 6 पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं। आप किसी भी पोजीशन पे रिप्लेसमेंट करेंगे आपको सेम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जब आप 2 हाइड्रोजन एटम्स को बेंजीन के अंदर से रिप्लेस करते हैं और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन के अंदर 3 एग्जिस्ट करते हैं, या उन डाई सब्स्टिट्यूशन के रिलेटिव पोजीशंस 1 2 1 3 और 1 4 3 पोजीशंस हो सकती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं जरा इसे। जैसे देखिए आपके पास बेंजीन था, सपोज बेंजीन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके हम मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, मिथाइल बेंजीन बनाएंगे या टोलुइन जिसे कहते हैं। तो बेंजीन से जब आप टोलुइन बनाएंगे, टोलुइन कैसे बनाएंगे? बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन एटम को आप मिथाइल ग्रुप के थ्रू एक्सचेंज कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे ना। हाँ। जो ये बेंजीन रिंग है, अगर इसके किसी एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करके वहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये टोलुइन हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो 6 पोजीशंस हैं दीज आर इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ से हम किसी भी हाइड्रोजन को चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं और हमें मिथाइल बेंजीन ही मिलेगा। जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है इट विल बी सेम। लेकिन अगर हम 2 मिथाइल ग्रुप बेंजीन में लगाना चाहते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना चाहते हैं बेंजीन रिंग के अंदर से, तब हमें 3 पॉसिबल डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। पहला कि वो दोनों सब्स्टिट्यूशन 1 और 2 पोजीशंस पे हुए हों, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जिसको कॉमन लैंग्वेज में ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा 1 and 3 पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशंस, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक। एंड 1,4 डाई सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक ही होगा। बेंजीन के अंदर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जब आप बनाएंगे तो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, 1 2 1 3 एंड 1 4, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया? हाँ। अब आइए बेंजीन के अंदर स्ट्रक्चर बेंजीन का कैसा होता है, बेंजीन रिंग का। हम क्योंकि हमारा चैप्टर मेनली बेंजीन रिंग पे बेस्ड है, बेंजीन रिंग वाला इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कमाल का स्ट्रक्चर है, और बेंजीन वाज आइसोलेटेड बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने सबसे पहले बेंजीन को आइसोलेट किया था, ऑब्टेन किया था कहीं से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का C6H6 है। ये फॉर्मूला अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि बेंजीन के अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। हमने बताया ना अभी आपको, अगर ये सैचुरेटेड कोई हाइड्रोकार्बन होगा, 6 कार्बन का अगर कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लें तो उसमें 14 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू CnH2n+2 रूल। और अभी बेंजीन के अंदर 6 कार्बन के साथ केवल 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स की कमी है। किसके रिस्पेक्ट में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। लेकिन बेंजीन इसके बाद भी स्टेबल मॉलिक्यूल है, और जब इसका हम ओजोनोलिसिस करते हैं, जैसे मैं पता हम किसी एल्कीन का या एल्काइन का ओजोनोलिसिस कर रहे थे, हम जब बेंजीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें ट्राई ओजोनाइड मिलता है। ट्राई ओजोनाइड का मतलब है बेंजीन के अंदर 3 ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर ओजोन अटैक करता है। 3 पोजीशंस हैं बेंजीन के अंदर जहां पर ओजोन मॉलिक्यूल्स अटैक करते हैं। इसका मतलब बेंजीन के अंदर 3 ऐसी जगहें हैं, 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर डबल बॉन्ड है। इसका मतलब बेंजीन में कम से कम 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये सब बेंजीन के स्ट्रक्चर को धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। बेंजीन का अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएं तो हमें केवल एक
बेंजीन से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर रिप्लेस करके कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो हम केवल वन एंड हाँ ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव या मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हम बना पाते हैं। ये क्लियर करता है कि बेंजीन के अंदर ऑल द 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स आर आइडेंटिकल। हम किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि बेंजीन के अंदर 6 के 6 हाइड्रोजन एटम्स एक जैसे सिचुएशन में आइडेंटिकल है। इन सारी प्रॉपर्टीज को लेकर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेंजीन में हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर, बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कम से कम 3 डबल बॉन्ड है, क्योंकि वो ट्राई ओजोनाइड बना रहा है ओजोन के साथ। अगर 3 डबल बॉन्ड नहीं होते, एक ही डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में, तो वो सिंपली ओजोनाइड बनाता है। अगर 2 डबल बॉन्ड होते तो वो डाई ओजोनाइड बनाता है। ओजोनाइड का जो फॉर्मेशन है बेंजीन से, वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि बेंजीन के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम। इन सारे प्रॉपर्टीज को लेकर, इन सारे आप कह सकते हो हिंट्स को लेकर, ये कुछ हिंट्स हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेकर। इनको लेकर केकुले ने एक स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए प्रपोज किया था, और उन्होंने कहा था कि बेंजीन के अंदर साइक्लिक अरेंजमेंट है 6 कार्बन एटम्स का, with alternate single and double bonds and 1 hydrogen atom attached to each carbon atom। ये केकुले का कहना था बेंजीन रिंग के लिए। तो सबसे पहला जो एफर्ट किसने किया, वो केकुले ने किया बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का। एंड अकॉर्डिंग टू केकुले, केकुले ने ये कहा कि बेंजीन रिंग जो है वो 6 कार्बन एटम्स की एक रिंग है, हेक्सागोनल, जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। मतलब एक सिंगल फिर एक डबल, एक सिंगल एक डबल, और 6 के 6 कार्बन एटम्स पे, सारे 6 कार्बन एटम्स पे एक एक हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड है, जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना? हाँ। केकुले ने इस स्ट्रक्चर को कहा था कि बेंजीन का बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। लेकिन केकुले के स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम थी। केकुले के स्ट्रक्चर ये फेल क्यों हुआ, बात समझिए। अगर हम बेंजीन के अंदर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करते हैं, अभी हमने क्या कहा कि प्रैक्टिकली हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि बेंजीन से अगर हम कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें केवल एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, चाहे हम जिस पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन करें, we will get the same mono substituted product। मीन्स कि बेंजीन से केवल एक वन एंड ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करते हैं बेंजीन से, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन से अगर हम बात करते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 3। कौन कौन से? 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूशन और 1,4। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर हम बेंजीन के बनाते हैं तो हमें 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन से? 1,2, 1,3, 1,4। लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये स्ट्रक्चर जो केकुले ने कहा, अगर इस स्ट्रक्चर को सही माना जाए बेंजीन के, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि केकुले ने जो ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया है 6 कार्बन एटम्स का एक हेक्सागोनल रिंग जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं, अगर ये स्ट्रक्चर अपने आप में सही है तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बेंजीन में 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन में भी 2 प्रोडक्ट मिलने चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा कि बेंजीन के अंदर डाई सब्स्टिट्यूशन के 3 तरीके हैं, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूशन एंड 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं बेंजीन के अंदर। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को करेक्ट मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए केकुले की, तब इस 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन में भी 2 टाइप के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। कैसे? देखिए 1 और 2 का मतलब हम यहाँ पर समझते हैं। अगर हम एक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, कोई ग्रुप ए लगा दें, और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, कोई ग्रुप ए लगा दें, तो ये एक 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। हाँ। और एक ऐसा 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है।
ठीक है। ठीक। अच्छा, अगर हम ए यहाँ पर और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करें, यानी बी यहाँ पर इस बार लगाते हैं, बी ने यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो ये भी 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। हाँ। और एक ऐसा 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है जिसमें बेंजीन रिंग के अंदर या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अगर ये जो स्ट्रक्चर केकुले कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, अगर इसको ओके मान लिया जाए तो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन के भी दो केसेस बन सकते हैं। एक ये जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऐसा डाई सब्स्टिट्यूशन, और एक ऐसा 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकल लैब में जब आप देखेंगे तो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एक ही मिलता है, यानी डाई सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के अंदर करेंगे तो 3 ही प्रोडक्ट मिलते हैं, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। 1,2 के अंदर दो केस नहीं मिलते हैं। क्लियर? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम, तब केकुले ने क्या किया, थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया। देखिए ध्यान रखिए केकुले क्यों फेल हुआ। केकुले स्ट्रक्चर, द केकुले स्ट्रक्चर इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 आइसोमेरिक 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। केकुले के स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ी देर के लिए ओके मान लें तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो अगर हम कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन का बनाएंगे, वो भी 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर भी दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। तब केकुले ने क्या कहा, समझिएगा। तो केकुले ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। केकुले ने कहा कि नहीं भाई, बेंजीन का देखिए ये वो दो पॉसिबल 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं अगर केकुले को सही माना जाए। देखिए यहाँ पर बने हुए हैं 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन में एक ऑप्शन ये बन सकता है जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और एक 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन का केस ये बन सकता है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये जबकि लैब में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। वैसे डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 3 मिलेंगे, 1,2, 1,3 एंड 1,4, लेकिन 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन का एक ही केस मिलेगा। लेकिन अगर केकुले के स्ट्रक्चर सही माना जाए तो दो केस मिलने चाहिए। तब केकुले ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। केकुले ने कहा कि भाई बेंजीन का वो स्ट्रक्चर नहीं है। तब केकुले ने कहा कि नहीं, बेंजीन का जो एक्चुअली बेंजीन के दो स्ट्रक्चर हैं, बेंजीन इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। बेंजीन ने ये दो स्ट्रक्चर दिए, देखिए केकुले ने, एक ये और एक ये। बेंजीन ने कहा कि केकुले ने कहा कि जो बेंजीन है वो इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में ऑसिलेट करता है। इसका मतलब समझ में आया? कभी वो इस स्ट्रक्चर के बीच में रहता है, कभी वो इस स्ट्रक्चर में रहता है। ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के अकॉर्डिंग टू केकुले। इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या है? इस स्ट्रक्चर में जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर दूसरे स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है। तो यानी केकुले का ये कहना था कि बेंजीन का कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि बेंजीन के दो स्ट्रक्चर हैं, और उन दोनों स्ट्रक्चर्स में इनके जो डबल और सिंगल बॉन्ड है उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल है, दूसरे स्ट्रक्चर में सिंगल है, और जो यहाँ सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो दूसरे स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और बेंजीन जो है वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, यानी वो कभी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, कभी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केकुले। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये सारे बेंजीन की जो मॉडर्न थ्योरी है उसका स्ट्रक्चर है, उसमें ये सारी चीजें फेल हो चुकी हैं। अब बेंजीन का एक रेजोनेंस, केकुले का स्ट्रक्चर क्या है ये क्लियर हुआ? हाँ। अब इसके बाद बेंजीन के लिए जो मॉडर्न अप्रोच है बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेकर, रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, वो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी हम ये कहते हैं कि बेंजीन ये ए और बी इन दो स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है। ये ए एंड बी ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। यानी बेंजीन क्या है? बेसिकली बेंजीन इन दो स्ट्रक्चर्स का, ए और बी, इन दो स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड है। अब आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कैसे हम स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड बनाते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड डबल है स्ट्रक्चर ए में, और स्ट्रक्चर बी में ये बॉन्ड सिंगल है। तो जब हम हाइब्रिड बनाएंगे तो इनका एवरेजिंग करेंगे बॉन्ड्स का,
और सिंगल और डबल बॉन्ड का एवरेज 1.5 बॉन्ड होगा। हम्म, तो यहाँ पर हमने क्या किया हाइब्रिड में कि एक बॉन्ड कंप्लीट बना दिया और एक बॉन्ड ऐसे पार्शियल हमें बनाना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप देखेंगे तो ये सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड में थोड़ा सा पार्शियल बॉन्ड, आपको एक कंप्लीट बॉन्ड और एक पार्शियल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। उसी फाइनली हाँ। पार्शियल बॉन्ड को हम ऐसे सर्कल से दिखा देते हैं। इस सर्किल का मतलब जी। ये है कि बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं उसमें एक बॉन्ड पार्शियल। तो कंप्लीट है, एक बॉन्ड कंप्लीट है, दूसरा बॉन्ड पार्शियल। तो ये एक रेजोनेंस कॉन्सेप्ट आया और इसने स्टेबिलिटी को भी समझाया बेंजीन की। इसने कहा कि इसी रेजोनेंस की वजह से या इस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बेंजीन इतना ज्यादा अनसैचुरेटेड होते हुए भी स्टेबल है। बात समझिए, इन्होंने क्या कहा कि जैसे यहाँ पर आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, हाँ। यहाँ आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, एडिशन कहाँ पर होगा? जहाँ पर अनसैचुरेशन हो, जहाँ पर डबल बॉन्ड हो। आप यहाँ डबल बॉन्ड देख रहे हैं और डबल बॉन्ड को देखकर कोई चीज यहाँ पर ऐड होने आ रही है मान लीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो गई। वो डबल बॉन्ड कहाँ पर हो गया? यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। हाँ। जब तक रिएजेंट यहाँ पर मूड बना रहा है अटैक करने के लिए, तब तक डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया मान लीजिए, ठीक है, या यहाँ पर आ गया। मतलब इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, कि उस पाई बॉन्ड तो है बेंजीन के अंदर 3, लेकिन उन पाई बॉन्ड्स की लोकेशंस फिक्स नहीं है। वो पाई बॉन्ड्स अलग अलग कार्बन एटम्स के बीच में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। जब वो डीलोकलाइज्ड फॉर्म में है, जब उनकी कोई परमानेंट लोकेशन नहीं है, तो हम अटैक करेंगे कहाँ पे, है ना। इसीलिए बेंजीन के अंदर 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होने के बाद भी बेंजीन एडिशन रिएक्शंस प्रेफर नहीं करता है। रीजन कि वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है ना, जिसको हम एक सिंगल लाइन में कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड है वो बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स। क्लियर? हाँ। अब इसी वीबीटी में बेंजीन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग या मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बेंजीन एक हेक्सागोनल रिंग है कार्बन एटम्स का, 6 कार्बन एटम्स का, ये बात सही है, जिसमें हर एक कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर एक कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रखा है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ईच कार्बन एटम के पास। इस 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से ईच कार्बन एटम 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, 2 ऑर्बिटल्स को नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज करता है, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को वो हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ध्यान समझिएगा, बेंजीन के अंदर ये जो कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स, इसमें से हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ईच कार्बन एटम हैज 3 sp2 hybrid orbitals. Out of these 3 sp2 hybrid orbitals, each carbon atom uses 2 hybrid orbitals to form sigma bonds with neighboring carbon atoms, while 1 sp2 hybrid orbital is used for formation of sigma bond with hydrogen atom. ठीक है, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है वो कहानी है। ये 6 के 6 कार्बन एटम्स और उनसे अटैच 6 हाइड्रोजन एटम्स, ये सारा सिस्टम एक प्लेन एग्जिस्ट करता है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक। तो बेंजीन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। sp2। ईच कार्बन एटम हैज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को वो अपने नेबरिंग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर रहा है। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज वो करता है हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। नाउ इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अलावा ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी है, ठीक है। 6 कार्बन एटम्स के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग। ये जो 6 p ऑर्बिटल्स हैं, हर एक कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड, ये जो 6 p ऑर्बिटल्स हैं, ये इन्होंने आपस में ओवरलैप किया है और एक
पाई बॉन्ड का क्लाउड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया है, ठीक है। अब पूरी कहानी को समझिए, वो तो थ्योरी लिखी थी, यहाँ पर समझिए। ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है बेंजीन का। पहले अलग अलग समझते हैं बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है। पाई, जैसे हम किसी कार्बन को उठा लीजिए, मान लीजिए कार्बन है, तो हर एक कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। एक यहाँ यूज कर रहा है वो, एक यहाँ। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज वो नेबरिंग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कर रहा है, इसके साथ और इसके साथ। और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कर रहा है। ऐसे इसके पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज इसके साथ, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेबरिंग कार्बन के साथ, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज हाइड्रोजन के साथ। इसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 1 सेकंड एंड थर्ड विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और देखिए हर कार्बन के पास आप देख रहे हैं एक एक क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी बचे हुए, ठीक है, क्लियर। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। इनका ओवरलैप देखिए कैसा है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, जरा देखिए। यहाँ पर p ऑर्बिटल है, तो इसके अपर लोब्स ऐसे है ना, फाइनली ये सब आपस में ओवरलैप कर लेंगे। जितने भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल देख रहे हैं, सबके अपर लोब्स आपस में ओवरलैप कर लेंगे, और इन सबके जो लोअर लोब्स हैं ऐसे, ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देंगे इस प्लेन के अबव एंड प्लेन के बिलो, ठीक है, ठीक। लाइक दिस। देखिए यहाँ पे बेंजीन के अंदर हेक्सागोनल रिंग है कार्बन एटम का, ये एक प्लेन में है, ये सब सिग्मा बॉन्ड से बना है, और सबके पास जो एक एक p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड, उनके अपर लोब्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जा रहा है ऐसे, ठीक है। और सबके अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के लोअर लोब्स ये आपस में ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनसे भी एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है ऐसा, ये लोअर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गए, और ये बीच में हेक्सागोनल कार्बन रिंग हो गई, ठीक। इसको इधर दिखाया नहीं है ऐसे, जैसे बर्गर होता है ना, बर्गर, तो बर्गर की तरह का स्ट्रक्चर है बेंजीन में, जिसमें बीच में हेक्सागोनल बेंजीन रिंग है, और उसके अबव एंड बिलो जैसे वहां बंस होते हैं, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, बेंजीन रिंग दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। तो बेंजीन रिंग के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन रिच एटमॉस्फेयर है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, उसको बेंजीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। बेंजीन रिंग पे मोस्टली जो सब्स्टिट्यूशन होता है, जो अटैकिंग रिएजेंट अटैक करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। ये बेंजीन रिंग की कहानी है। और एक बात और समझिएगा, बेंजीन रिंग के अंदर जो ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख रहे हैं सबके p ऑर्बिटल से, ये सब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं ना ऐसे, इससे क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है, ठीक है। यानी कोई परमानेंट लोकेशन नहीं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है या यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है। तो अगर एडिशन रिएक्शन होना भी होगा तो कहाँ पर होगा, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन तो है नहीं कि यहाँ डबल बॉन्ड है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाता। बेंजीन रिंग एक अनसैचुरेशन है, बेंजीन के अंदर बेंजीन रिंग हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसके बाद भी बेंजीन रिंग पे एडिशन रिएक्शंस इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो अनसैचुरेशन किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, कोई लोकेशन ही नहीं है पर्टिकुलर कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है इन दोनों कार्बन के बीच में, ठीक है। इसलिए एडिशन नहीं हो पाता है। चलिए, तो ये सब बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है।
और अब जरा एक टॉपिक पे आते हैं हम लोग। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बेंजीन हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, भले वो अनसैचुरेटेड है, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। एडिशन रिएक्शंस प्रेफर नहीं करता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करता है। और बेंजीन एक रेजोनेंस हाइब्रिड है दो स्ट्रक्चर्स का, और इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 36 किलो कैलोरी या 150.62 किलो जूल पर मोल है, जो बहुत हाई वैल्यू है। ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी या 150.62 किलो जूल पर मोल है। ये बहुत हाई वैल्यू है रेजोनेंस एनर्जी का, और इतनी हाई रेजोनेंस एनर्जी की वजह से बेंजीन हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है। टॉपिक हमारा एरोमेटिसिटी या हकल रूल। एरोमेटिसिटी का मतलब होता है, हम कहते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या ये कंपाउंड एलिफैटिक है। तो क्या कंडीशंस है एरोमेटिक, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जो कंडीशंस हैं फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक आर, नंबर 1 द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। यानी पहली कंडीशन ये है किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने की कि उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर स्ट्रक्चर का होना चाहिए। मतलब उस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स एक प्लेन में लाई करने चाहिए। पहली कंडीशन है एरोमेटिक कैरेक्टर की। कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहेंगे अगर उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स प्लेनर स्ट्रक्चर के हों, प्लेनर ज्योमेट्री के हों, यानी उस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स एक ही सिंगल प्लेन में लाई करते हो। नंबर 1 कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए। अगर कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर है तो ये कंडीशन भी होगा। नंबर 2, द मॉलिक्यूल should contain 4n+2 delocalized pi electrons where n is equal to 1 2 3 या 0 भी कह सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक तब होगा जब पहली कंडीशन वो प्लेनर हो, यानी उस मॉलिक्यूल के अंदर सारे एटम्स एक सिंगल प्लेन में लाई करते हो। और नंबर 2, उस मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जिन पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई लोकल एड्रेस ना हो, या जिन पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई एक परमानेंट पोजीशन ना हो, रोटेशन में जो होते हैं। अभी मान लो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में है वो, थोड़ी देर बाद कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच में, C2 C3 के बीच में, थोड़ी देर बाद C3 C4 के बीच में, C4 C5 के बीच में। तो क्या हो जाते हैं कि वो मूव करते रहते हैं, अपनी पोजीशन अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? डीलोकलाइज्ड। ठीक है। जैसे मान लो अभी पाई बॉन्ड यहाँ है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और उसके बाद ये पाई बॉन्ड की लोकेशन यहाँ पर आ गई, उसके बाद ये पाई बॉन्ड की लोकेशन यहाँ पर आ गई, उसके बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, ठीक है, फिर यहाँ आ गए। तो ये कैसा पाई इलेक्ट्रॉन है? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड। तो मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए मॉलिक्यूल के अंदर कितने डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4n+2 ही नंबर में, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब n की वैल्यू हम रखते हैं जरा, n = 0 रखिए। तो 4 × 0 + 2 मतलब 2। ऐसे एरोमेटिक, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे आयंस जो नंबर 1 कंडीशन यानी प्लेनर सेटिस्फाई करते हो, और जिनके पास 2
डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो डीलोकलाइज्ड हो, जिनका एक परमानेंट लोकेशन ना हो, वो एरोमेटिक होंगे। अच्छा, फिर अगर हम n इक्वल टू 1 रखें तो 4 प्लस 2 के अकॉर्डिंग 4 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 6, है ना। हाँ। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक होंगे जिनके पास 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब या तो 2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम्स या तो 6। या फिर 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम। इसके बीच में हाँ। अगर कहीं पर 4 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है किसी सिस्टम के पास, तो वो नहीं होगा। तो वो एरोमेटिक नहीं हो एरोमेटिक सकता। क्यों? क्योंकि वो 4n+2 रूल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। नहीं होगा। ठीक है। हाँ। फिर n इक्वल टू 2 रखते हैं हम, तो 4 इंटू 10। 2 8 प्लस 2 मतलब 10। हाँ। 10 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम्स, मतलब 6 के बाद सीधे 10, 10। हाँ। 10 के बाद 14, n इक्वल टू 3। ठीक है। तो दो कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस जहां पर एक साथ सेटिस्फाइड होंगी, हाँ। वहां एरोमेटिक कैरेक्टर होगा उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में या उस आयन में। कौन सी दो कंडीशंस? ठीक है। नंबर या 1, तो प्लेनर हो। या तो नहीं, ये दोनों हाँ, मतलब नॉट प्लेनर हो प्लेनर, या द मॉलिक्यूल शुड बी ऑब्लिक आयन प्लेनर। शुड बी प्लेनर। नंबर 1 कंडीशन तो ये है कि जहां प्लेनरिटी नहीं है, हाँ। जहां मॉलिक्यूल के एटम्स एक प्लेन में नहीं है, वो उस एरोमेटिक मॉलिक्यूल नहीं के है। एरोमेटिक होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक। अच्छा, ये हम पहचानेंगे कैसे कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है? हम मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को देखेंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर जैसे बेंजीन रिंग है, 6 कार्बन एटम्स हैं इस रिंग में, तो इन 6 के 6 कार्बन एटम्स का जरा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हम देखेंगे। हमें पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। हाँ। टेट्राहेड्रल एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। हाँ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ट्रायगोनल प्लेनर इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हाँ। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर ज्योमेट्री विच इज अगेन 2 डायमेंशनल। यानी अगर हमारे मॉलिक्यूल या आयन में कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमें दिखता है, तो इसका मतलब उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के आसपास तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जो 2D तो है नहीं। तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या प्लेनर हो सकता है? प्लेनर ज्योमेट्रीज में एक प्लेन में लाई करना चाहिए एटम्स को, तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल है या sp हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल है? तो ये देख लीजिएगा कि जिस मॉलिक्यूल को हमें चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, उसमें sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के अलावा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कोई कार्बन तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब प्लेनरिटी की प्रॉब्लम है वहां। और उसके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रक्चर आपको दिखाए हैं जो प्लेनर भी हैं और 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाइड है रूल। ठीक है। अब देखिए, बेंजीन के अंदर सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, पहले हम बता चुके हैं, मतलब प्लेनरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे कार्बन एक प्लेन में है। और इसके अंदर अगर आप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो 6 हैं जो 4n+2 रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। 1। ठीक। ऐसे साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन, ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन में अगर आप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ये और 4 ये, टोटल 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। ठीक है। हाँ। ऐसे साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन, इनके अंदर 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4n+2 रूल सेटिस्फाई हो रहा है, और सारे कार्बन अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी दिखेंगे आपको। ठीक है, हाँ। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड से नाम याद कर लीजिएगा, साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन,
साइक्लोहेप्टाट्राई इनाइल कैटायन, इनाइल कैटायन। ये 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वाले एरोमेटिक सिस्टम्स हैं। अब ठीक यहाँ पर है। देखिए 10 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन और 14 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वाले कुछ सिस्टम्स हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड है। नेप्थलीन, नेप्थलीन के अंदर किसी भी कार्बन को आप देखेंगे तो sp2 मिलेगा आपको। ये सारे कार्बन 1 2 3 4 ये जितने कार्बन आप देख रहे हैं, ये सारे हाँ। कार्बन अगर आप ध्यान से इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक करेंगे तो sp2 आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है। और अगर हाँ। इनके अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप काउंट करेंगे इन सबको मिला के, तो ये 10 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग है फॉर n = 2, तो नेप्थलीन, ठीक है। ऐसे ये दो एंथ्रासीन और फिनेंथ्रेसीन, ये एंथ्रासीन और फिनेंथ्रेसीन ये टोटल प्लेनर मॉलिक्यूल है और इनके अंदर 14 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग है फॉर n = 3। तो ऑल दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाँ। ठीक है। एरोमेटिसिटी रूल को ये फॉलो करते हैं। तो ये एरोमेटिसिटी है या एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात, क्लियर। हाँ।